नमस्ते छात्रों, मैं सविता तापड़िया प्रभात किड्स स्कूल से कक्षा 10वीं का एक नया पाठ लेकर आज आपके सामने उपस्थित हूँ। छात्रों, यह पाठ संचयन का तीसरा पाठ टोपी शुक्ला है। टोपी शुक्ला उपन्यास का एक अंश मात्र है। इस पाठ के सार को पढ़ने से पहले इसकी कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें जान लेना बहुत आवश्यक है। इन मुख्य बातों में है टोपी और इफ़न का परिवार। टोपी के परिवार में उसकी दादी है सुभद्रा देवी। सुभद्रा देवी और टोपी एक दूसरे से को बिल्कुल पसंद नहीं करते। टोपी के पिता हैं डॉक्टर भृगुनारायण शुक्ला, नीले तेल वाले। टोपी की माँ राम दुलारी, जो टोपी की ही तरह गांव की बोली बोलती है। उसका एक बड़ा भाई है मुन्नी बाबू तथा एक छोटा भाई है भैरव। एक नौकरानी है सीता। वहीं इफ़न के परिवार का जिक्र होता है तो उसके दादा तथा परदादा मौलवियों के खानदान से हैं और उनकी लाश को अंत में करबला दफनाया गया, अर्थात अफगानिस्तान में करबला उनकी जो धार्मिक स्थल है वहां पर। परदादी भी उनकी नमाजी बीवी थी, अर्थात 5 वक्त की नमाज अदा किया करती थी। उनकी जो दादी थी वो जमींदार के घर की बेटी थी, इस कारण वह खुले विचारों की थी। दूध दही उसे बहुत पसंद था। लेकिन शादी हुई एक मौलवी के घर। इफ़न के अब्बू जो थे उनका नाम था सैयद मुर्तजा हुसैन। पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। इफ़न और टोपी एक दूसरे के गहरे दोस्त हैं। इफ़न की दादी के साथ टोपी के अच्छे संबंध हैं। टोपी की दादी का टोपी के साथ बहुत बुरा व्यवहार है, इसी कारण टोपी अपनी दादी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। घर में टोपी की बहुत दुर्गति होती है। इफ़न की दादी की मृत्यु के बाद टोपी और इफ़न दोनों अपने आप को बड़ा अकेला महसूस करने लगते हैं। टोपी और इफ़न की दादी के बीच उनकी बोली को लेकर ही घनिष्ठ संबंध हुआ करते थे, क्योंकि इफ़न की दादी भी गांव की बोली ही बोला करती थी। इफ़न के पिता की दूसरे शहर में बदली हो जाती है और जो नए कलेक्टर के बेटे आते हैं वे टोपी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। तब नौकरानी जो सीता होती है वह टोपी से विशिष्ट स्नेह करती है और टोपी भी नौकरानी सीता के करीब जाने लगता है। टोपी 10वीं कक्षा में 2 बार फेल हो जाता है। टोपी के साथ घर में सभी लोग बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। घर में टोपी की उपेक्षा होने लगती है। टोपी के पिता चुनाव लड़ते हैं और उसी कारणवश टोपी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता और बार बार फेल होता है। पिता चुनाव हार जाते हैं और उनके बाद घर में एक अजीब सा खामोशी का वातावरण छा जाता है। टोपी तीसरे साल अपने अंतिम दर्जे में आने के बाद पास हो जाता है। पाठ का सार कुछ इस प्रकार है। यह टोपी शुक्ला जो कथा है वह उपन्यास का अंत है, इसका जिक्र मैं पहले से ही कर चुकी हूँ। टोपी जो इसका मुख्य पात्र है उसके पिता एक डॉक्टर हैं। यूं तो टोपी के परिवार 20वीं सदी में पहुंच चुका है, अर्थात उन्होंने सारे ही आधुनिक चीजों को अपना लिया है, लेकिन फिर भी यह परिवार अत्यधिक संस्कारवादी परिवार है। टोपी का एक दोस्त है इफ़न, जो मुस्लिम है। दोनों के घर अलग अलग है, दोनों के मजहब अलग अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। टोपी के बिना इफ़न की कहानी की और इफ़न के बिना टोपी की कल्पना तक नहीं की जा सकती। दोनों में गहरी दोस्ती थी, दोनों में प्रेम का रिश्ता था और दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों एक कक्षा में पढ़ते हुए अपना जीवन बिता रहे थे। वहीं टोपी और इफ़न एक दूसरे के बिना अधूरे से जान पड़ते हैं। इफ़न के दादा और परदादा मौलवी थे। मरने से पहले उन्होंने वसीयत कर ली थी कि उनकी लाश को करबला अर्थात अफगानिस्तान ले जाया जाए। लेखक कहते हैं कि इफ़न के पिता ने ऐसी कोई वसीयत नहीं की थी, अर्थात वे तन और मन दोनों से ही हिंदुस्तानी थे। उन्हें अंत में हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में ही दफनाया गया। इफ़न की दादी नमाज और रोजे की बड़ी पाबंद थी, लेकिन थी वह पूरब की, इसलिए मरते दम तक पूर्वी बोली बोलती रही। वहीं हम जानते हैं कि टोपी और राम दुलारी दोनों ही पूर्वी बोली बोलते थे। वे गाने बजाने में रुचि लेती थी क्योंकि वे जमींदार की बेटी थी। दूध दही के बीच उनका जीवन बीता था, किंतु लखनऊ एक मौलवी के घर निकाह होने के बाद
उनके लिए ये सारी चीजें बंद हो गई थी। वे दूध दही को तरस गई थी। उनके पति सदैव मौलवी ही बने रहे। वे कभी इरफान की दादी के मन को समझ ही नहीं पाए। डॉक्टर भृगुनारायण नीले तेल वाले अर्थात टोपी के पिता घर में खाने की मेज कुर्सी पर खाना खाया करते। एक दिन जब वे खाना खा रहे थे तब टोपी को बैंगन का भरता बड़ा अच्छा लगा और वह तपाक से बोल पड़ा कि अम्मी जरा बैंगन का भरता। अब अम्मी शब्द सुनना था और सारे घर में तहलका मच गया। सब लोग सवाल करने लगे कि यह अम्मी शब्द इस घर में आया तो कैसे आया। तब टोपी ने जवाब दिया कि ई हम इरफान से सीखा है। राम दुलारी बोली कि ते कौनो मियाँ के लड़का से दोस्ती कर ली है बायकारे। इस पर सुभद्रा देवी फिर गरज पड़ी और चिल्लाई राम दुलारी पर कि बहू तुमसे कितनी बार कहा है कि इस गवारों की बोली को मेरे सामने मत बोला करो। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। अचानक टोपी से उतरकर राम दुलारी पर आ गया। जब डॉक्टर भृगुनारायण को पता चला कि टोपी ने कलेक्टर के बेटे से दोस्ती कर ली है तो उन्होंने अपना गुस्सा पी लिया और तुरंत जाकर कलेक्टर साहब से मिलकर उन्होंने तेल और शक्कर का परमिट पास करवा लिया। इससे जो भृगुनारायण इरफान टोपी के पिता हैं उनके स्वार्थी स्वभाव का हमें पता चलता है। यहाँ जिक्र मिलता है टोपी को बहुत बाद में मार पड़ी। क्यों? क्योंकि उसने इस तरह के शब्द बोले थे और उसे बार बार कहा जाने लगा कि वह इरफान से अपनी दोस्ती तोड़ दे। लेकिन टोपी इस बात के लिए राजी नहीं हुआ। मुन्नी बाबू और भैरव इस पिटाई का तमाशा देखते रहे, लेकिन बीच में कोई टोपी को बचाने के लिए नहीं आया। उसके ऊपर मुन्नी बाबू और शिकायत करने लगा कि उसने टोपी को कबाब खाते हुए देखा था, जो कि सरासर गलत था। इसके बदले मुन्नी बाबू कबाब खा रहा था और उसे टोपी ने देख लिया था। अगले दिन जब टोपी इरफान से मिला तो उसने उसे सारी बातें बताई। दोनों ही दोस्त ज्योग्राफी का पीरियड छोड़कर वहां से सरक गए। उन्होंने पंचम की दुकान से केले खरीदे। टोपी केवल इरफान के हाथ से फल ही खाता था और किसी चीज को छूता तक न था। टोपी ने कहना शुरू किया, क्या ऐसे नहीं हो सकता कि हम अपनी दादी को बदल दें? बाल मन का एक सुंदर वर्णन यहाँ लेखक करते हैं। अपनी दादी से परेशान टोपी इरफान से कहता है कि क्यों ना हम अपनी दादी को बदल दें। मेरी दादी तुम रख लो और तुम्हारी दादी मैं ले जाऊं। इरफान बड़े भोलेपन से जवाब देता है कि अरे टोपी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी दादी जो है वो मेरे पिताजी की माँ भी तो है और वो मुझे तुम्हें ले जाने नहीं देंगे। इसलिए वो उसे मना कर देता है। और टोपी कहता है कि तुम मेरे मित्र होने के बावजूद तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। इस पर वो दोनों नाराज हो जाते हैं। इरफान भी अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। क्यों? क्योंकि दादी उसे रोज रात को बहुत सारी कहानियां सुनाया करती, बहुत प्यार से रखा करती, और यही प्यार टोपी भी दादी के लिए महसूस करता, लेकिन खुद की दादी के लिए नहीं, इरफान की दादी के लिए। दोनों में यह तकरार चल रही होती है। तभी इरफान कहता है कि तू चिंता मत कर, मेरी दादी कहती है कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं वो मर जाते हैं, इसलिए तेरी दादी भी जल्दी ही मर जाएगी। ऐसा वो कह ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक नौकर आ जाता है और वह नौकर एक दुखद समाचार लाता है। वह दुखद समाचार होता है इरफान की दादी की मौत की सूचना। कहाँ दोनों टोपी की दादी की मौत की बात कर रहे थे और इरफान की दादी की मृत्यु हो जाती है। शाम को जब टोपी इरफान के घर जाता है तो सारी ओर सन्नाटा पसरा होता है। वहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ है, लेकिन टोपी जिसे ढूंढ रहा है वह वहां नहीं है। इसलिए टोपी के लिए तो सारा घर ही जैसे खाली हो चुका था। टोपी ने इरफान से कहा, तोरी दादी का जगह हमरी दादी मर गई होती तो सब ठीक भया होता। यहाँ पर पता चलता है कि टोपी और टोपी की दादी के बीच कितना गहन रिश्ता कायम हो चुका था। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें उसकी बदली हो जाए। अर्थात अब इरफान के पिता जो कलेक्टर थे उनकी बदली हो चुकी थी और वे
उस जगह को छोड़कर जा चुके थे और टोपी फिर से अकेला का अकेला रह गया था। जो नए कलेक्टर आए उनके 3 बेटे थे और तीनों में से एक भी टोपी का दोस्त न बन सका। जो डब्बू था वह बहुत छोटा था, बिल्लू बहुत ही बड़ा था और जो गुड्डू था वह केवल अंग्रेजी बोलता था। इनमें से कोई भी टोपी का दोस्त न बन सका, या यूं कहिए कि इनमें से किसी ने भी टोपी को अपने पास न आने दिया, क्योंकि वे उनके मन में यह भाव था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं, उसका रुतबा अलग है। माली और चपरासी टोपी को जानते थे, इसलिए उन्होंने टोपी को एक दिन बंगले के भीतर आने दिया। उस समय ये तीनों बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उनके साथ टोपी का जबरदस्त झगड़ा हो गया और डब्बू ने अल्सेशियन कुत्ते को टोपी के पीछे छोड़ दिया और उस कुत्ते ने टोपी को काट लिया। और उस दिन के बाद टोपी ने कभी कलेक्टर के बेटे से दोस्ती करने या फिर उस बंगले में जाने की सोचने की जरूरत तक नहीं की। टोपी के पेट में 7 सुइयां लगी और फिर उसे होश आया। उसके बाद उसने कभी उस तरफ का रुख नहीं किया। बस घर में जो नौकरानी सीता थी वही थी जो टोपी का दुख समझती थी। एक बार की बात का जिक्र लेखक यहाँ करते हैं कि जाड़ों के दिनों में अर्थात ठंडी के दिन में मुन्नी बाबू और भैरव के लिए नया कोट बुलाया गया, लेकिन टोपी को मुन्नी बाबू का पुराना वाला कोट ही दे दिया गया और वह तो था उतरन। यह बात टोपी को बिल्कुल नहीं सुहाई और उसने उस कोट को लेने से मना कर दिया और वह कोट उसने दूसरी नौकरानी जो थी उसके बेटे को दे दिया। इस पर घर में बड़ा बवाल खड़ा हो गया और टोपी को वह पूरा जाड़ा बिना कोट या स्वेटर के ही निकालना पड़ा। नौकर के बेटे को तो बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन इस पर टोपी का बहुत बुरा हुआ। टोपी की माँ ने उसकी पिटाई की, दादी ने खूब झगड़ा किया, सारा आसमान सिर पर उठा लिया। टोपी अब 10वीं कक्षा में पहुंच गया था। पहले 2 साल वह फेल हो गया था। उसके अलग अलग कारण थे। पहले साल तो उसे पढ़ने का उचित समय ही न मिला, हर कोई उसे ही काम सुनाया करता, कभी यहाँ तो कभी वहां। और दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया था। टाइफाइड में बीमार होने के कारण वह अच्छे से पढ़ नहीं पाया और फेल हो गया। अब परिस्थिति ऐसी थी कि उसे पिछले दर्जे के बच्चों के साथ बैठना पड़ता और वह घर के साथ साथ स्कूल में भी अकेला सा पड़ गया था। जो शिक्षक थे अब वो उस पर ध्यान नहीं देते थे। वह उसका मजाक उड़ाया करते कि चलो तुम्हें तो अगले साल और पढ़ना है, अभी इस वर्ष जो बच्चे आए हैं उन्हें पढ़ने दो। और टोपी को भी बड़ी शर्म आती। लेखक ने यहाँ एक ऐसे ही छात्र की मानसिकता का बहुत ही सजीव चित्रण किया है जो विभिन्न कारणों से पढ़ नहीं पाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं। उनके साथ शिक्षकों का व्यवहार किस तरह का होना चाहिए, और जब उसके सहपाठी भी उसका मजाक उड़ाते, उस पर व्यंग्यबाण कसते, उसे भला बुरा कहते, तो उसे बड़ा बुरा लगता। अब वह सब लोगों के बीच रहते हुए भी एकदम अकेला हो गया था। तब उसने कसम खाई कि वह किसी भी हालत में पास होकर रहेगा, किसी भी कीमत पर पास होकर दिखाएगा। लेकिन इसी बीच चुनाव आ गए। चुनाव के वातावरण में भला वो बच्चा कैसे पढ़ पाता, लेकिन फिर भी वह मन लगाकर पढ़ने लगा। डॉक्टर भृगुनारायण जो चुनाव में खड़े हुए थे, उनकी जमानत बीच ही में जब्त हो गई। इसके कारण वे चुनाव हार गए। ऐसे वातावरण में टोपी ने मेहनत करके पढ़ाई की। घर में एक अजीब सी शांति छा गई थी, चारों तरफ चुप्पी छा गई थी, कोई किसी से कुछ कहने को तैयार नहीं था। ऐसे वातावरण में पढ़ना उस मासूम बच्चे के लिए अत्यंत कठिन कार्य था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वह मेहनत करता गया और जिसके परिणाम स्वरूप वह पास हो गया। टोपी के पास होने पर उसे घर से सराहना नहीं मिली, बल्कि उसकी दादी ने कहा कि भगवान तुम्हें बुरी नजर से बचाए, तीसरी बार तीसरे दर्जे में पास तो हो गए। इस तरह कटु शब्दों से उसका स्वागत किया गया। इस बाल मन की परेशानी का बहुत ही सुंदर और सजीव चित्रण लेखक इस पाठ में करते हैं कि जो छात्र किसी भी मजबूरी से पढ़ नहीं पाते हैं या फेल हो जाते हैं, उनके साथ शिक्षकों का, घर का, परिवार वालों का व्यवहार किस तरह का होना चाहिए। छात्रों, उम्मीद है कि इसमें
टोपी शुक्ला इस पात्र की बाल मनोभावनाओं से आप अच्छी तरह से अवगत हुए होंगे। इससे मिलने वाली सीख को आप हमेशा याद रखेंगे। आज इस पाठ पर हम यहीं पर विश्राम लेते हैं छात्रों। तब तक के लिए धन्यवाद।